हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी को टेंस के बारे में बताऊंगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ओके, ये टेंस TENSE टेंस मीन्स होता है दोस्तों काल या समय। ओके, टेंस TENSE टेंस मीन्स होता है काल या समय। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं देयर आर three types of टेंस। ओके दोस्तों, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, यानी टेंस तीन प्रकार के होते हैं। ओके, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, TENSE, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट, PAST, पास्ट टेंस, TENSE, पास्ट टेंस। तीसरा होता है दोस्तों फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर टेंस, TENSE, फ्यूचर टेंस। ओके दोस्तों, तो ये है तीन टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ओके दोस्तों, अब देखिए इन तीनों टेंस के चार चार रूप होते हैं। ओके, इन तीनों टेंस के चार चार रूप होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है इंडिफिनिट, INDEFINITE, इंडिफिनिट टेंस। ओके, इंडिफिनिट टेंस होता है पहला। दूसरा होता है दोस्तों कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस, TENSE, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा रूप होता है दोस्तों परफेक्ट टेंस, PERFECT, परफेक्ट टेंस, TENSE। ओके, चौथा है दोस्तों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, PERFECT, परफेक्ट CONTINUOUS, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, TENSE। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका चारों रूप, यानी प्रेजेंट टेंस का चार रूप है, पास्ट टेंस का भी यही चार रूप है और फ्यूचर टेंस का भी यही चार रूप है। कैसे? प्रेजेंट टेंस का पहला रूप ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, और यही चीज पास्ट का भी होगा, बट उसका मतलब अलग होगा, यानी जो चीज प्रेजेंट में रहेगा उसी को हम पास्ट में कर देंगे और जो चीज पास्ट में रहेगा उसी को हम फ्यूचर में कर देंगे। सिर्फ छोटा छोटा वर्ड्स जो है चेंजिंग है, प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट से फ्यूचर में। ओके, तो ये रहा आपका चार रूप इन तीनों टेंस के। ओके, तो अब हम आपको बताते हैं प्रेजेंट टेंस का पहला रूप, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे एक चीज हम आपको और बताते हैं। ये जो पहला रूप है इंडेफिनिट, इसको हम सिंपल टेंस बोल सकते हैं। ओके, सिंपल टेंस बोल सकते हैं। और जो दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसको हम प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप इसको कॉन्टिन्यूअस बोलिए या फिर प्रोग्रेसिव, आप इसको इंडेफिनिट टेंस बोलिए या सिंपल टेंस, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके दोस्तों, तो हम आपको बताते हैं पहले प्रेजेंट टेंस का पहला रूप, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस का पहला रूप। ओके दोस्तों, ये रहा आपका प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, TENSE। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके दोस्तों, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का पहला रूप है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोडक्शन यानी पहचान है, पहचान। ओके दोस्तों, पहचान तो लिखेंगे नहीं पूरा, फिलहाल हम बता दे रहे हैं आपको। इसका इंट्रोडक्शन यानी पहचान ये है कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द
आते हैं। ओके, अब इसका रूल नंबर फर्स्ट, RULE, रूल मीन्स होता है नियम। रूल पहला ये है दोस्तों कि ही सी इट, ओके, ही सी इट या किसी का नाम है तो, ओके, ही सी इट या किसी का नाम है तो एक वचनकर्ता के साथ वर्ब के फर्स्ट, ओके, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ओके, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। ओके दोस्तों, यस या ईएस जोड़ देते हैं। कहां पर जोड़ देते हैं? ही सी इट यानी एक वचनकर्ता के साथ जो वर्ब होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। और यस और ईएस कहां पर जोड़ेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ईएस तब जोड़ेंगे जब वर्ब के लास्ट में जैसे डबल एस आ गया, सी एच आ गया, ओ आ गया, ओ एक्स आ गया या सी एच आ गया, यानी जो वर्ब होता है वर्ब के लास्ट में ये सब वर्ड आएंगे तो वहां पर हम ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर इसके अलावा जैसे आ गया एम आ गया, टी आ गया, वाई आ गया, डी आ गया तो वहां पर हम ईएस का ही प्रयोग करेंगे। ओके, ठीक। अब रूल नंबर 2 जानिए, RULE, रूल नंबर 2 यानी दूसरा नियम। दूसरा नियम ये है दोस्तों कि IBU दे, ओके, IBU दे, ओके, IBU दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। ओके, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। बहुवचन में यस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही वचन में करेंगे। ओके, तो हम आपको बताते हैं जैसे एग्जांपल। ओके, यानी पहले एफर्मेटिव सेंटेंस बताएंगे आपको। AFFIRMATIV एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, SENTENCES, ओके, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। यानी हम पहले आपको एग्जांपल बताएंगे कुछ, जैसे वह जाता है। ओके, पहला एग्जांपल ये है दोस्तों कि वह जाता है, तो सब्जेक्ट क्या है? वह का क्या होगा? ही एक क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक। अब वर्ब क्या है? गो मीन्स जाना, GO, गो मीन्स जाना। तो पहला नियम पे आते हैं कि ही सी इट या किसी का नाम आए तो एक वचनकर्ता के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो हमें ये कंफर्म करना है कि यहाँ पर जो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस का प्रयोग करना है या फिर ईएस। तो यहाँ पर दोस्तों ओ है तो यहाँ पर हम ईएस का प्रयोग करते हैं। ओके, ही गोज, ओके, ही गोज, क्योंकि ये ही जो है एक वचन सब्जेक्ट है। ओके, ही गोज। ओके, दूसरा एग्जांपल ये है दोस्तों, जानिए, मैं पढ़ता हूँ। ओके, मैं पढ़ता हूँ। अब यहाँ देखिए, मैं पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट क्या है? मैं का क्या होता है? आई, ठीक। अब वर्ब क्या है? पढ़ना क्या होता है? रीड, READ, रीड मीन्स पढ़ना। ये देखिए, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, लेकिन इसमें जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और इसका प्रयोग किया गया क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है एक वचन है, और इसमें कुछ नहीं क्योंकि जो सब्जेक्ट है ये बहुवचन है। ओके, हम आपको और भी एग्जांपल देते हैं। देखिए, तीसरा एग्जांपल, राधा यहाँ आती है। ओके, तीसरा एग्जांपल ये है कि दोस्तों राधा यहाँ आती है। ओके, राधा यहाँ आती है, तो इसका क्या होगा ट्रांसलेट इंग्लिश में? जैसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे हम, राधा, RADHA, राधा हो गया, ठीक। फिर उसके बाद वर्ब क्या है? वर्ब आना, यानी कम, COME, कम मीन्स आना। अब ये देखिए, यहाँ भी जो कम है वर्ब है, यहाँ पर यस का प्रयोग किया जाएगा कि ईएस? यहाँ पर हम यस का प्रयोग करेंगे क्योंकि जो है राधा है एक क्वेश्चन है और यहाँ पर ई है। अगर ई के स्थान पर एस एच होता है फिर सी एच होता है तो वहां पर हम ईएस का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर ई है तो हम यस का प्रयोग करेंगे, यानी राधा कम्स हियर। ओके, राधा कम्स हियर। समझ में आ गया ये सेंटेंस? नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल हम और आपको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूँ। ओके दोस्तों, ये एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मैं बाजार जाता हूँ, मैं क्या शब्द है? सब्जेक्ट यानी कर्ता, ठीक।
मैं क्या है, करता, यानी इंग्लिश में बता दे रहे हैं, आप लिख दे रहे हैं SUBJECT, सब्जेक्ट। जो मैं है ये करता यानी सब्जेक्ट है। ये जो बाजार है, बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ठीक, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। अभी जो जाता शब्द है ये क्या है, क्रिया, ये है आपका क्रिया यानी कर्म, ओके, क्रिया क्रिया यानी वर्ब, VERB, वर्ब, ठीक। तो ये है आपका मैं शब्द जो हो गया, सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया। जो बाजार है ये ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो गया। जो जाना शब्द है लास्ट में है, इसे कहते हैं वर्ब यानी क्रिया। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे यानी आई, फिर उसके बाद लास्ट में जाएंगे जो वर्ब होता है। वर्ब क्या है, गो मीन्स जाना, ओके। आई गो टू मार्केट, MARKET, आई गो टू मार्केट। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट का प्रयोग किया, फिर उसके बाद लास्ट वाला वर्ब, ठीक। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट हो गया। फिर लास्ट वाला वर्ब, VERB, वर्ब यानी क्रिया। फिर जो बीच में ऑब्जेक्ट था उसको हम लास्ट में कर देते हैं यानी कर्म, ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। तो ये रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम आपको बताते हैं इसका निगेटिव एग्जांपल, ओके। ओके दोस्तों, ये है आपका निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस, SENTENCES, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का पहले एग्जांपल को ट्रांसलेट करने से पहले इसका नियम जान लीजिए। निगेटिव सेंटेंस का होता है क्या है। निगेटिव सेंटेंस का नियम ये होता है कि यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नहीं शब्द के लिए कर्ता के अनुसार, ठीक। अगर वाक्य में जो सेंटेंस में अगर नहीं शब्द आ गए तो नहीं शब्द के लिए हम क्या लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो डज नॉट, और अगर बहुवचन रहेगा तो डू नॉट, ओके। पहला एग्जांपल ये है, वह खाना नहीं खाती है, देखिए, ओके। पहला एग्जांपल ये कि वह खाना नहीं खाती है, तो ठीक। अब देखिए वहां का क्या क्या होता है, एक ही होता है और एक सी होता है, लेकिन यहाँ पर हम ही का प्रयोग करेंगे कि सी का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज यहाँ से हम रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचान करते हैं, ठीक। वह खाना नहीं खाती है, ती है यानी ये सॉरी ये स्त्री है, तो यहाँ पर हम सी का प्रयोग करेंगे, ओके, सी। और नहीं शब्द के लिए हम यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग करेंगे, DOES, ओके, क्योंकि ये एक वचन है। सी डज नॉट, अब वर्ब क्या है, खाना, इट, EAT, ओके। सी डज नॉट ईट द फूड, ओके, ईट द फूड, ओके, सी डज नॉट ईट द फूड। दूसरा एग्जांपल दोस्तों, वे अपना काम नहीं करते हैं, ओके। वे अपना काम नहीं करते। अब वे क्या होगा, दे, ओके, वे का दे होगा। अब देखिए जो दे सब्जेक्ट है ये बहुवचन है, तो यहाँ पर हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं, दे डू नॉट, ठीक। अब वर्ब क्या है, करना, डू, ओके, दे डू नॉट डू डियर, ओके, दे डू नॉट डियर वर्क। मैंने इससे पहले अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था अपने के लिए, यानी सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस बताया था, और अपने के यानी अपने के लिए दे का डियर होगा, ओके। समझ आ गया दोस्तों, ये है आपका निगेटिव का एग्जांपल। एक एग्जांपल हम आपको और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। तीसरा, हम सब, ओके, हम सब वहां नहीं खेलते हैं, ओके, हम सब वहां नहीं खेलते हैं, हम सब वहां नहीं खेलते हैं, ओके। हम सब वहां नहीं खेलते हैं, तो हम सब का क्या होगा, बी, WE। अब देखिए बी जो है बहुवचन सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं, बी डू नॉट, वर्ब क्या है, प्ले, प्ले यानी खेलना, ओके, बी डू नॉट प्ले देयर, THERE, देयर मींस होता है वहां, ओके। हम सब वहां नहीं खेलते हैं, बी डू नॉट प्ले देयर।
तो दोस्तों ये रहा आपका निगेटिव का एग्जांपल। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस। SENTENCES। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम ये है कि यदि वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है, बल्कि क्या के स्थान पर कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखेंगे। ओके, और अंत में प्रश्नवाची चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल ये है क्या। ओके, क्या रवि गाना गाता है। ओके, क्या रवि गाना गाता है। तो देखिए क्या के स्पेलिंग क्या होगा, व्हाट, बट हम यहाँ पर व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि जो इसका नियम है, नियम कुछ अलग है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के अनुसार से सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, यानी डज, DOES, डज सब्जेक्ट रवि। ओके, डज रवि सिंग ए सॉन्ग। ओके, SONG। ओके, अब दोस्तों देखिए जो इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस का प्रयोग करते थे तो ये सिर्फ एफर्मेटिव में ही करते हैं, न कि निगेटिव इंट्रोगेटिव में। ओके, दूसरा एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि क्या मेरे पिताजी खेत में काम करते हैं। क्या मेरे पिताजी खेत में काम करते हैं। ओके दोस्तों, क्या मेरे पिताजी खेत में काम करते हैं। अब क्या शब्द जो है पहले आ गया तो उनकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या के स्थान पर सब्जेक्ट का सहायक यानी डज माय फादर। ओके, डज माय फादर डू वर्क, या फिर डज माय फादर वर्क। ओके, डज माय फादर डू वर्क इन द फील्ड, FIELD। ओके, तीसरा है आपका क्या वर्षा होती है। क्या वर्षा होती है, डज इट रेन। ओके, डज इट रेन। तो दोस्तों ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जांपल। आई होप यू अंडरस्टैंड ये भी। ओके, आप ये भी समझ गए हैं। अब इसके बाद मैं बताता हूं इसका दूसरा नियम। ओके, तो दोस्तों देखिए ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रोल नंबर 2 का एग्जांपल। पहला एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे तुम क्या करते हो। ओके, तुम क्या करते हो। ओके, तुम क्या करते हो, बीच में देखिए क्या शब्द, यानी पहले इसका नियम जान लीजिए कि यदि वाक्यों के बीच में क्या, कहां, कैसे, क्यों, कौन नहीं रहेगा, कब आदि शब्द आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं और अंत में प्रश्नवाची चिन्ह लगा देते हैं। तो देखिए बीच में जो है प्रश्नवाची शब्द आ गया तो उनकी अंग्रेजी हम जो है सबसे पहले लिखेंगे, व्हाट। ओके, व्हाट। फिर अब देखिए सब्जेक्ट के अनुसार से सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब, व्हाट डू यू डू। अब देखिए यहाँ पे जो डू डबल आ गया तो ये टेंशन मत लीजिए, जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है, और ये जो डू है ये आपका वर्ब है, क्रिया। ओके, दूसरा एग्जांपल, वह कब पढ़ाती है। ओके, वह कब पढ़ाती है, तो बीच में कब शब्द आ गया तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे व्हेन। ओके, व्हेन डज सी। ओके, व्हेन डज सी टीच, TEACH, व्हेन डज सी टीच। ओके, तीसरा एग्जांपल है, तुम सब क्यों यहाँ, या फिर तुम सब यहाँ क्यों आते हो। ओके, तुम सब यहाँ
क्यों आते हो। ओके दोस्तों, तुम सब यहाँ क्यों आते हो, तो बीच में क्यों शब्द आ गया, तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे वाई, WHY। फिर सब्जेक्ट के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब, वाई डू यू कम हियर। ओके, व्हाई डू यू कम हियर। ओके दोस्तों, तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव का रूल नंबर 2, यानी जो प्रश्नवाची शब्द होता है बीच में आता है। ओके, तो दोस्तों आपका प्रेजेंट टेंस का पहला रूप यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिनिश, समाप्त। ओके दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो प्रेजेंट टेंस का जो पहला रूप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का दूसरा नियम सब चारों पढ़ा दिया, खत्म हो गया। अब इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस।